गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। देखो इसमें हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है और यदि कोई एक दो टॉपिक इसमें बचा है तो वो भी मैं जल्दी ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है यूनिट सेकेंड। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हमने जो किया है वो क्या है, देखो यूनिट फर्स्ट में हमने जो देखा है वो है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, भौतिकी नियम क्या है, तो उसमें हमने देखा है कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, निर्देश तंत्रों में रूपांतरण किस हिसाब से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने स्थानांतरित रूपांतरण देखे। ठीक है, रोटेटिंग रूपांतरण देखे। ठीक है, उसमें हमने आभासी बल छद्म बलों की बात की, अब केंद्रीय बलों की बात की, अब कोरिलेस बलों की बात की। उन्हीं अब केंद्रीय कोरिलेस बलों की हमने अर्थ के ऊपर पृथ्वी के सापेक्ष गति जिस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने अब केंद्रीय व कोरिलेस जो बल है उनके प्रभावों की बात की अर्थ जब अपनी एक्सिस के ऊपर ओमेगा वेग से रोटेट कर रही है तो उसका जो अर्थ के ऊपर स्थित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, उसकी हमने बात की। उसी के साथ हमने बात की कंजर्वेटिव बल और नॉन कंजर्वेटिव बल की बात की। ठीक है, कंजर्वेटिव बल कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव बल कौन से होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के अंदर हमने जो बात की वो एक बात कॉमन ये निकल के आती है कि इन सभी चीज़ों की बातें हमने सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल के लिए की थी। ठीक है ना, एक कण के लिए की थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बहुत सारे कणों की, अर्थात ऐसे वस्तुओं की, ऐसे पिंडों की जो बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो उन बहुत सारे पिंडों से मिलकर बने हुए बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए पिंडों की डायनेमिक्स क्या होगी। ठीक है ना, अर्थात उनका विस्थापन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, संवेग संरक्षण का नियम क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों की हम आज यूनिट सेकंड में बात करेंगे। तो यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जो यूनिट सेकंड का जो एक मेन पोर्शन है वो है सेंटर ऑफ मास। सेकंड जो पोर्शन है एक वो है रिजिड बॉडी। तो हम जो फर्स्ट बात करेंगे वो है सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो भी हमारी बॉडी है, ठीक है ना, जैसे मेरे पास ये हाथ में चौक का टुकड़ा है, ये चौक का टुकड़ा बहुत सारे कणों से मिलकर बना है और ये जो कण है वो भी इतने ही है कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, यदि चाहें तो हम इनको काउंट कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, एक एक पार्टिकल में इसको विभाजित करेंगे तो भाई ये हो सकता है इसमें हजार हो या लाख पार्टिकल्स हो, तो हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या मानते हैं कि ये तो जो भी पिंड है, ठीक है ना, वो n कणों से मिलकर बना हुआ है। ओके, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n कणों से मिलकर बना हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पिंड का जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, इस पिंड का जो द्रव्यमान है मास, ओके, मास द्रव्यमान वो m है। ठीक है, और m कितना है, ये प्रत्येक पार्टिकल का जो मास है ये इस वन पार्टिकल का m1 है, सेकेंड पार्टिकल का m2 है, ठीक है ना, थर्ड पार्टिकल का m3 है। ओके, डॉट डॉट डॉट, ये n पार्टिकल है तो इसका mn होगा। तो ये जो m है
ये पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो सभी पार्टिकल्स के मास से मिलकर बना है, m1 m2 m3 ओके प्लस n पार्टिकल्स के मास का योग है। ओके दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, जब ये पिंड स्थानांतरित गति कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस पिंड का प्रत्येक कण, ठीक है ना, साथ साथ जा रहा है। यहाँ से आप ये जो चौक का टुकड़ा है देख सकते हैं कि जब ये स्थानांतरित गति कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे चल के गया, तो आपने क्या देखा कि जो पिंड का प्रत्येक कण है वो भी स्थानांतरित कर रहा है, उससे उसी तरीके से कर रहा है जैसे पूरा पिंड स्थानांतरित गति कर रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इस पिंड के प्रत्येक कण का विस्थापन उतना ही है जितना इस पिंड का है। सॉरी, प्रत्येक आप इसको ऐसे समझिए कि इस पिंड के प्रत्येक कण का विस्थापन समान है। आप डायरेक्ट बोलिए इसको कि इस पिंड के प्रत्येक कण का विस्थापन समान है। क्यों समान है? देखिए मैं ये डस्टर की बात कर रहा हूँ। डस्टर पहले यहाँ था, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल है, ठीक है ना, वो पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ गया तो इसका पोजीशन यहाँ पे हो गया। तो ये जो दूरी है, ये दूरी दूसरी, इस जो सिरे के ऊपर जो पार्टिकल है वो इस वक्त यहाँ पे है और ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पिंड का प्रत्येक कण, ठीक है ना, स्थानांतरित गति में समान विस्थापन तय करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना कि बॉडी का जो कंप्लीट मास है वो सभी कणों के मास के योग के बराबर है। इस पिंड के अंदर सभी कणों का जो विस्थापन है, ठीक है ना, वो एक समान होता है, ठीक है। और इसमें देखिए कि जब इसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स लगाते हैं और इसको हम कंपन गति करता है, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल है कंपन गति करता है। अब कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन, मतलब ऑक्सीलेशन, मतलब कि जब पार्टिकल एक ही बिंदु के इर्द गिर्द, ठीक है ना, गति करता है, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर एक निश्चित पथ को फॉलो करता है, तो उस गति को हम बोलते हैं कंपन गति, ठीक ना, दोलन गति। ओके, तो जब दोलन गति करता है या घूर्णन गति करता है तो इस पिंड के अंदर एक बिंदु ऐसा होता है, ठीक है ना, इस पिंड के अंदर एक बिंदु ऐसा होता है जो सेम उसी तरीके से गति करता है, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से गति करता है जिस तरीके से संपूर्ण पिंड गति कर रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। इस पिंड का, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो ये द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। शॉर्ट में इसको CM से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक यदि सिंपल डेफिनेशन देना चाहें इसकी, तो वो है कि निकाय का वह बिंदु जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, ठीक है ना। डेफिनेशन को वापस सुनना, मैं वापस बोल रहा हूँ और शब्दों के ऊपर गौर करना। निकाय का वह बिंदु, मैं बिंदु की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं किसी पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे सोचो कि कोई एक इस निकाय के अंदर किसी एक पार्टिकल की बात कर रहा है ना, मैं एक बिंदु की बात कर रहा हूँ कि निकाय का ये बिंदु कहीं भी हो सकता है पार्टिकल की, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पिंड है वो उस पिंड के सेंटर में ही हो। आप सेंटर ऑफ मास यदि आप नाम सुन रहे हैं तो आपको ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि ये इस पिंड के कहीं सेंटर में होगा, नहीं, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है ना। ये जो बिंदु है ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु डिपेंड करता है इसके मास वेरिएशन के ऊपर, ठीक है ना, कि इस पिंड का मास किस हिसाब से वेरी कर रहा है, ठीक है।
इसके बारे में हम आगे बात करेंगे थोड़ा। तो इसको जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन के शब्दों के ऊपर गौर करना कि निकाय का वह बिंदु, ठीक है ना, बिंदु नोट का बिंदु जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ माना जा सके, ठीक है ना, ले नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोचो कि मैं इसी बिंदु के ऊपर इस ये जो पिंड है आपका, इस पिंड का ये जो निकाय है, इस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान यहीं पे है, इस पिंड के ऊपर है। नहीं नहीं, जैसे आप एटम में होता है ना, एटम इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि इस एटम का लगभग जो द्रव्यमान है वो इसके नाभिक में उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो अलग बात है, एटम वाली अलग बात है, और इसके ये अलग बात है। ये बिंदु है, इसके ऊपर हम मान रहे हैं। मान क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बिंदु जो है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो कार्य होते हैं इसके, वो सारे के सारे इस तरीके से होते हैं जैसे कि बॉडी के कार्य हो, ठीक ना। सेम जो बॉडी के कार्य हैं, पिंड के कार्य हैं, इसकी जो वेलोसिटी है सेम इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। इस ये जो जिस हिसाब से कंपन कर रहा है उस हिसाब से ये जो बिंदु लिया है ये भी कंपन करेगा। इस बॉडी का जो रोटेशन है सेम उसी रोटेशन, उसी टाइप के रोटेशन से ये रोटेट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो आप थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र तो निकाय, ठीक ना, तंत्र निकाय पिंड या पिंड में वह बिंदु, पिंड या निकाय या पिंड में वह बिंदु जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, केंद्रित माना जा सके, क्या कहलाता है, निकाय का द्रव्यमान केंद्रित कहलाता है, ठीक है ना, निकाय का द्रव्यमान केंद्रित कहलाता है। तो ये एक बिंदु है, ना कि कोई पार्टिकल, ओके। और इसकी जो डायनेमिक्स होती है वो सेम उसी तरीके की होती है जैसे कि इस पूरे पिंड की। तो हम इसकी स्थिति को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो इसकी स्थिति को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करते हैं। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की पहले तो हम कुछ ये देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, ये ओरिजिन है, ओके। ये एक्स वाई जेड ये जो भी है, ठीक है ना, एक्सिस है। यहाँ पे एन पार्टिकल्स, ये एक कोई पिंड है, ठीक है ना, जो एन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ओके। ये एन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे किस ith पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, ith पार्टिकल की बात, ith पार्टिकल की बात मतलब 1 2 3 डॉट 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 आई डॉट 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 एन, ओके। मैं किसी ith पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ith पार्टिकल की बात, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, mi है, जिसका द्रव्यमान mi है, और इसका जो मूल बिंदु से स्थिति सदिश है वो r i वेक्टर है, ठीक है। और अब मैं एक ऐसी बिंदु ले रहा हूं यहाँ पे, ये तो पार्टिकल है, यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा एक पिंड है, जैसे ये चौक है, ठीक है ना। इस चौक के किसी ith पार्टिकल की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ,
आई हुआ पार्टिकल इसी चौक के अंदर कोई एक ये बिंदु है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बिंदु है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सी। ओके, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये बिंदु है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ये बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु का जो स्थिति सदिश है, ठीक है ना, ओ के सापेक्ष वो आरसी है, आरसी वेक्टर। और इस सी के सापेक्ष इस बिंदु का जो स्थिति सदिश है, ठीक है ना, इस पार्टिकल का, आई हुए पार्टिकल का इस सी बिंदु के सापेक्ष वो क्या है, इसको हम आर सी आई ले लेते हैं, ठीक है ना। सी के सापेक्ष आई हुए, सी के सापेक्ष आई हुए पार्टिकल का स्थिति सदिश आई है। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम से थोड़ा यदि आप इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि माना एक पिंड या निकाय है, ठीक है ना, या निकाय, दोनों में इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। निकाय भी बोल सकते हो, पिंड भी बोल सकते हो, वस्तु भी बोल सकते हो, बॉडी भी बोल सकते हो, कुछ भी। माना एक पिंड या निकाय जो एन कणों से दिख रहा है ना यहाँ पे, एन कणों से मिलकर बना है, ठीक है। दूसरा मानक आई वे कण का द्रव्यमान एम आई व मूल बिंदु ये ओ, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ओ मूल बिंदु ओ के सापेक्ष के सापेक्ष स्थिति सदिश आर आई वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें हम ये भी एक जो सी बिंदु है ये भी मान ही रहे हैं। माना निकाय में कोई बिंदु सी है जिसका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये हम मूल बिंदु की सापेक्ष बात कर रहे हैं। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आर सी वेक्टर है, ठीक है ना, आर सी वेक्टर है। तथा ध्यान देना, इस सी बिंदु के सापेक्ष आईवा जो कण है, आईवा कण का जो स्थिति सदिश है, तथा बिंदु सी के सापेक्ष दिख रहा है ये, इसको यहां लिख रहा हूं, हटा रहा हूं इसको आगे के लिए, तथा बिंदु सी के सापेक्ष आई जो कण है, आई के कण का स्थिति आर सी आई वेक्टर है, ठीक है ना, आर सी आई वेक्टर है। अतः, ठीक है ना, अतः इसको आप एक चित्र दे दो। अतः चित्र से, ठीक है ना, अतः चित्र से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एक सदिश है, ये दूसरा सदिश है और ये तीसरा सदिश है। तो यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन रहा है। चित्र
से त्रिभुज OCI, ठीक है ना, इसको आई का बोला तो OCI, ठीक है ना, त्रिभुज OCI में देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसको हटा रहा हूं मैं आगे का काम करने के लिए। त्रिभुज OCI में क्या है, जो RI वेक्टर है, RI वेक्टर है, ये किसके इक्वल है, RC वेक्टर प्लस RCI वेक्टर। ओके, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं यहां पे। अब यहां पे कुछ हम करते हैं, इसको समीकरण 1 बोल दो, तो समीकरण 1 को MI से गुणा करके सभी कणों के लिए योग करने पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आई के पार्टिकल का जो मास है वो है MI, तो इसको हम MI से मल्टीप्लाई करेंगे, MI इक्वल टू, ठीक है ना, MI RC वेक्टर और ये प्लस और ये MI RCI वेक्टर, ठीक है। और इसको सभी कणों के लिए योग करने पर, ठीक है ना, तो ये सभी कणों के लिए योग हो गया, ये आई है तो ये आई के लिए योग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये समेशन जो है वो आई कण के लिए लिया जा रहा है, MI RCI। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो मेन बात जो है वो, अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज है देखने लायक समझने लायक वो ये है कि जो ये बिंदु जो हम ले रहे हैं, ये C बिंदु वो किस जगह पे होगा, ठीक है ना। तो हम ये डेली लाइफ में देख सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल साइंस की, भौतिक विज्ञान की, और भौतिक का मतलब जो होता है वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, उन सभी को हम भौतिक कहते हैं। तो हम ये जो जितनी भी हम ये चीजें कर रहे हैं वो इस डेली लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को प्रेक्षित करके, ऑब्जर्व करके ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन सभी को हमने ऑब्जर्व किया है, इनको देखा है और उसके बाद में ये चीजें की हैं। तो अब जो यहाँ पे जो मेन चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखो ये जो C बिंदु है वो किस जगह पे होना चाहिए। तो ये C बिंदु के लिए देखो ये एक पिंड ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये जो डस्टर है आपका एक पिंड है जो n कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका हम द्रव्यमान केंद्र कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो द्रव्यमान केंद्र कैलकुलेट करने का मतलब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ठीक है ना, उसकी स्थिति कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कहाँ होगी, इस पिंड में कहाँ होगी, उसका द्रव्यमान केंद्र का वो बिंदु कहाँ होगा जिसके सापेक्ष ये बिंदु ये वस्तु संतुलित अवस्था में रहेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पिंड है, डस्टर है, ये कहाँ पे संतुलन अवस्था में रहेगा। जहाँ पे ये संतुलन अवस्था में रहेगा वो ये C बिंदु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो इस जगह के ऊपर ये जो डस्टर है संतुलन अवस्था में है, ठीक है। क्योंकि अब देखो इसमें आपने क्या देखा, मास तो इसके मतलब ये यहाँ पे संतुलन अवस्था में था, तो मास तो इसके इस तरफ भी है, मास इस तरफ भी है, तो ये या तो इधर गिर जाना चाहिए था या इधर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गिरा। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं
कि इस पूरे पिंड का जो मास है वो किसी एक बिंदु के ऊपर ही केंद्रित है, ठीक है ना, तभी तो ये यहाँ पे स्थिर अवस्था में रह पाया, ठीक है, तभी तो ये यहाँ पे स्थिर अवस्था में रह पाया। मैं थोड़ा इसको स्टेबल करने के लिए 2 अंगुलियों का यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या स्टेबल अवस्था में रह पाया। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है, ठीक है ना, इस बिंदु में एक स्टेबल अवस्था में क्यों है, क्योंकि इधर वाला जो मास और इधर वाला मास, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये जो डस्टर है सममित है। लेकिन यदि हम एक रोड लें और उसके दोनों तरफ एक इधर अलग मास का m1 मास का पिंड लटका दे और इस तरफ m2 मास का पिंड लटका दे, ठीक है ना, कोई रोड ले और उसको फिर संतुलन अवस्था में करके देखें हम, तो आप पाओगे कि जो द्रव्यमान केंद्र है या वो बिंदु, जिस बिंदु के सापेक्ष जो आपका सिस्टम है वो संतुलन अवस्था में रहता है, वो उसके सेंटर में नहीं होगा, वो या उस तरफ ज्यादा होगा, ठीक है ना। देखो आप थोड़ा सा माइंड के अंदर इमेजिनेशन करने की कोशिश कीजिए, पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए कि ये एक रोड है, इधर m1 मास लटका हुआ है, इधर m2 मास लटका हुआ है, ठीक है ना, m1 मास, इसको बढ़ा देते हो आप, ओके, यहाँ पे m1 ग्रेटर देन m2। तो आप जब इसको संतुलन अवस्था में करोगे तो आप इसको सेंटर में लेके संतुलन अवस्था में नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको संतुलन अवस्था में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो ज्यादा मास है, ठीक है ना, ज्यादा मास की तरफ इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो संतुलन अवस्था में जो बिंदु होगा, ठीक है ना, इसके ज्यादा मास के पास में लेना पड़ेगा, इसका ये दूरी है, ये दूरी ज्यादा रखनी पड़ेगी और ये इधर वाले की दूरी कम रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हम सी बिंदु ले रहे हैं, ये सी बिंदु में क्या होता है, देखो ये मास और ये बीच की दूरी, ये r2 है, ये r1 है, तो ये r2, ये जब ऐसा होता है m2 r2 इक्वल टू m1 r1, जब ये इधर वाला m1 r1, ठीक है ना, और ये इधर वाला m2 मल्टीप्लाई r2, ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं और जो सिस्टम होता है आपका वो इक्विलिब्रियम अवस्था में होता है, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम अवस्था में होता है। तो ये इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र, इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। तो इस पोजीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यदि हम वेक्टर योग करें इस पोजीशन के लिए, हम यदि वेक्टर योग करें तो इसको हम लिख सकते हैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 r1 वेक्टर ये लगाया है कि ये इस r की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है और इस बिंदु से इस r2 की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम यदि यहाँ से जब इनका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो हम ऐसे पुट कर देंगे m1 r1, ठीक है ना, m1 r1 और फिर ये m2 r2, तो हम इस r2 को इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा m2 r2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, m2 r2 इक्वल टू 0। तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ये विथ डायरेक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m i r i वेक्टर, ठीक है ना, m i r i वेक्टर, ठीक है ना, इस बिंदु के सापेक्ष है, इस बिंदु के सापेक्ष r1 r2 इस सी बिंदु के सापेक्ष है, ठीक है, और ये i के ऊपर ये 0। तो यहाँ पे इस सी बिंदु के सापेक्ष यदि आप इसको लिखना चाहो तो ये m c i वेक्टर, ओके, तो समेशन i m i r c i इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को टू नाम दे दीजिएगा,
तो समीकरण 2 से देखिए आप, तो ये जो टर्म है आपकी, ये जो टर्म है, जब ये बिंदु इस पिंड के इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, ठीक ना, इस अवस्था में होता है कि जहां पे ये जो वस्तु है आपकी, सॉरी मैं 2 अंगुलियों से इसको स्टेबल कर रहा हूं, ठीक है ना, कि जहां पे ये वस्तु संतुलन अवस्था में है, जिस पोजीशन के ऊपर, उस पोजीशन के लिए इधर के द्रव्यमान तथा इनकी दूरियों का गुणनफल, ठीक है ना, और इधर के द्रव्यमान तथा इनकी दूरियों का गुणनफल का योग क्या होता है, 0 संतुलन अवस्था के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दें, इससे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज, जो एक कंडीशन होती है द्रव्यमान केंद्र के लिए, किसी पिंड की संतुलन अवस्था के लिए, पिंड की या निकाय की पिंड की संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए जो कंडीशन है वो ये है, MI RCI वेक्टर इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि इतना समझ में आया तो फिर आप द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल सकते हैं इस मूल बिंदु के सापेक्ष RC क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से M आता है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा आपको, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म 0 होगी। और ये ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि ये संतुलन, इस पिंड के संतुलन अवस्था को बता रही है, ओके। क्योंकि देखिए, यदि आप इस पोजीशन पे, तो ये जो C है इस जगह के ऊपर है, यदि ये दोनों इक्वल हो जाए, M1 इक्वल टू M2, ये दोनों लगभग इक्वल हो जाए, तो ये जो C होगा ये इसके सेंटर में आ जाएगा, ये C इसके सेंटर में आ जाएगा, और R1 इक्वल टू R2 हो जाएगी, ठीक है ना, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। लेकिन यदि ये बड़ा हो जाता है तो ये C इसके पास आ जाएगा, ये C इसके पास आ जाएगा, और ये जो R1 है इस R2 से बड़ी हो जाएगी, ये R2 है, ठीक है ना, R2 से बड़ी हो जाएगी। तो ये है द्रव्यमान केंद्र संतुलन अवस्था। तो ओके, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए। RC के लिए सोल्व करोगे तो RC क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश, अर्थात जब हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो अब ये जो RC है ये क्या हो गया, ये द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश बन गया, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास। ये जब हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी इस इक्वेशन के ऊपर, तो ये जो RCM है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। और ये जो स्थिति सदिश हो गया वो RCM हो गया, ठीक है ना। MI RCI इक्वल टू 0, ठीक है, जिससे ये, तो यहाँ से देखिए ये जो RCM है इसके ऊपर इस I का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, RCM वेक्टर समेशन I MI इक्वल टू, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो I है ये इसके लिए है, और ये जो टर्म है कंप्लीट इसके आ जाएगी, MI RI वेक्टर, यहाँ से RCM वेक्टर इक्वल टू समेशन I MI RI वेक्टर अपॉन समेशन MI I, ठीक है।
ओके, ये वैल्यू आई। ओके, ये तो जहां RCM पिंड के द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है। ठीक है, तो स्थिति सदिश की जो पोजीशन है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। थोड़ा सा कि लंबा जरूर हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था इसको। ओके, अब देखिए ये जो RCM है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, खोल के यदि आप लिखना चाहो तो RCM, ठीक ना, यहाँ लिख लो आप RCM। समेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, ठीक ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये डॉट 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 प्लस 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 बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे, और ये M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, तो इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, ये RCM था। नाउ यदि हम इस RCM को x y z, ठीक है ना, x x y z और x x y x और z x के सापेक्ष रिप्रेजेंट करना चाहें, सापेक्ष जो घटक है RCM के घटक निकालना चाहें, घटकों में स्थिति सदिश की वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कड़ी द्रव्यमान केंद्र का स्थिति निर्देशांक घटकों के रूप में। ओके, तो इसको बता रहा हूँ। यदि हम इसके घटक, इसको घटकों के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश घटक रूप में, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे जो RCM है इसको हम लिख सकते हैं XCM प्लस IXCM, ये XX की तरफ ये I है, ये J होता है, ये K होता है, ये बताने की इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और K ZCM। ओके, ये आपका RCM को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तथा जो प्रत्येक पार्टिकल है ये R1 है, ठीक ना, R1 है, R2 है, R3 है। तो प्रत्येक पार्टिकल का जो स्थिति सदिश है उसको हम इस तरीके से जो डिनोट कर सकते हैं, IX1 JY1 प्लस K Z1 R2 IX2 प्लस JY2 प्लस K Z2, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको डोनेट कर सकते हैं। ऐसे जो R3 है, R3 को IX3 प्लस
y3 प्लस k z3, ठीक है ना। इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। जैसे ये Rn के लिए हो जाएगा और ये सारी वैल्यू, ये RCM की R1 R2 R3 की वैल्यू, यदि हम इसको इक्वेशन कुछ नाम दे देते हैं, ये 3 इक्वेशन बोल देते हैं इसको, इक्वेशन 3, ठीक है ना। समीकरण 3 में उपरोक्त मान रखने पर, समीकरण 3 में उपरोक्त मान रखने पर, ठीक है, क्या मिलेगा। रखो यहाँ पे, इसको हटा रहा हूं। RCM इधर रखोगे, IXCM प्लस JYCM प्लस K ZCM इक्वल टू ये M1 R1 वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे M2 R2 वेक्टर, तो आप रखो ये यहाँ पे M1 IX1 प्लस JY1 प्लस K Z1, सॉरी, ठीक है ना। ये एक वैल्यू हो गई, प्लस M2 IX2 प्लस JY2 प्लस K Z2, ठीक है ना। ऐसे प्लस M3 की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे M4 की वैल्यू हो जाएगी, और इन सब के नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 MM। तो यहाँ से देखिए जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि M1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ठीक है, तो ये I मिलेगा, यहाँ से IX1, यहाँ से M2, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए IX2, यहाँ से M3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए X3। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, देखो प्रत्येक के अंदर, इस क्रम के अंदर भी, इस क्रम में भी, इस क्रम में भी, और आगे वाले सभी क्रमों में हमारे पास जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, जो ये I है, ये I कॉमन मिलने वाला है, ठीक है ना। ये हाथ दिख रहा है ना, ओके। तो ये I, ये कॉमन मिलने वाला है, तो मैं I को कॉमन लेके ये M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, ऐसे MM तक ये चलता रहेगा, ठीक है। और सेम M1 को यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा J वाले क्रम से, Y क्रम, M2 को Y2 से, J वाले क्रम से, तो यहाँ से J मिलेगा मेरे को, और ये M1 Y1 प्लस M2 Y2 डॉट 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 आगे, ठीक है। ऐसे ही प्लस जो K वाले क्रम है, K वाले क्रम से M1 Z1, ठीक है ना, K कॉमन आएगा, यहाँ से भी K कॉमन आएगा, और ये M1 Z1 प्लस M2 Z2, और ये N, और इन सब के नीचे जो भाग लगेगा वो M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ से देखिए ये I है, ये J है और ये K है, ठीक है ना। I J K तीनों में ये डिवाइडेड हो चुका है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं I M1 X1 प्लस M2 X2 डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 प्लस J, क्योंकि ये जो क्रम है, ये क्रम तो सभी को एक समान डिवाइडेशन कर रही है ना, तो ये जब सबको एक साथ एक समान डिवाइड करती है तो हम इसको अलग अलग में लिख सकते हैं। तो J वाले क्रम M1 Y2 प्लस M2 Y2, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ये इसमें आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे K वाले क्रम आ जाएगी M1 Z1 प्लस M2 Z2, ठीक है, और नीचे M1 प्लस M2
डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां से देखिए इससे इसका और इसका कंपैरिजन कीजिए इस क्रम का, तो यहां से i और i का कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। तो यहां पे लिख लो समीकरण के दोनों पक्षों में i j k के, ठीक है ना, i j के गुणांकों, i j के गुणांकों दिख रहा है ना, i j के गुणांकों की तुलना करने पर देखो क्या मिलेगा, xcm इक्वल टू xi का जो गुणांक है इस तरफ xcm है और इस तरफ i ये है, इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना, और प्लस डॉट 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 ऐसे ycm, इसको आप समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m1 mi xi और ये i अपॉन समेशन mi, ठीक है ना, ये xcm है आपका। ऐसे ycm को भी आप लिख सकते हैं, इधर ये जो j है j का गुणांक, इधर j है j का गुणांक, ऐसे k का गुणांक, ठीक है ना, ये कंप्लीट। तो ycm क्या होगा, ycm क्या होगा, ycm m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, इसको यदि समेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो समेशन mi yi, ये i के समेशन है अपॉन समेशन mi, ठीक है ना, सॉरी ओके, समेशन mi। सिमिलरली आप zcm लिख सकते हैं, ठीक है ना, zcm m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो m1 z1 mi zi अपॉन समेशन i, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो zcm को हम लिख सकते हैं समेशन i mi zi अपॉन समेशन i mi, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास के को घटकों में लिख दिया हमने। तो अभी तक हमने जो बात की है, अभी तक जो हमने ये बात की है वो सिस्टम को n पार्टिकल्स से मिलकर बना माना है, ठीक है ना, अर्थात हम सिस्टम में प्रत्येक पार्टिकल को अलग अलग काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग काउंट 1 2 3 पर सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स को। लेकिन यदि ये सिस्टम सतत हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, और हम इसको अलग अलग काउंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो जो आरसीएम हमने लिया था, ठीक है ना, समेशन mi वेक्टर अपॉन समेशन mi। तो इसमें जो समेशन mi है ये तो टोटल द्रव्यमान है इस पिंड का, समेशन
एम आई, ये आई के ऊपर ये तो टोटल पिंड का द्रव्यमान है, ठीक ना, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और इसका किसी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का जो सेंटर ऑफ मास है अपना, इसका जो आरसीएम है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पिंड को इन बिंदुओं के फॉर्म में ना मान के ये ऐसे मानते हैं कि एकदम सतत है। सतत होने का मतलब इसमें इतने सारे कण हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब काउंट करने में बहुत सारी डिफिकल्टी होगी हमको, ठीक है, हम उनके बीच में डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते। तो उसके लिए हम एक अल्पांश मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये एक पिंड का छोटा सा अल्पांश है जिसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, dm है, ओके। और इस dm का जो स्थिति सदिश है वो rc, सॉरी I, ये I है, ठीक है ना, और इसका स्थिति सदिश ri है, ओके। और इस जो ये है rci, इसके करस्पॉन्डिंग ये संतुलन अवस्था में रहता है पूरा पिंड, तो ये सारा का सारा ये जो होगा हमने देखा था mi rci इक्वल टू 0। तो ये यदि ये सेंटर ऑफ मास है, इस सतत पिंड का सेंटर ऑफ मास है, तो इसमें भी ये ऐसा ही होने वाला है, ठीक ना, सिमेट्री के कारण। तो हम इस rcm को इस समेशन की जगह इसको हम इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, इस समेशन को हम किस में चेंज कर देते हैं, इंटीग्रल के अंदर। ये भी योग का काम करता है, ये भी योग का काम करता है। ये योग का काम जब करता है जब हम प्रत्येक चीज को अलग अलग काउंट कर सकें, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। और ये जो समेशन है ये योग का काम जब करता है कि जब हम इनको अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या मानते हैं, इसको कि एक अल्पांश मान लेते हैं। जैसे इसमें हमने dm अल्पांश मान लिया, ठीक है ना, dm अल्पांश मान लिया, और इसका यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल कर देते हैं, योग कर देते हैं इस लिमिट से इस लिमिट तक। तो हमारे पास ये कंप्लीट क्वांटिटी आ जाती है। तो हमने यहाँ पे ये r मान लिया, ओके, और ये dm मान लिया, ओके, इसका और इंटीग्रल कर दिया, और इसका इस dm का संपूर्ण इस पिंड के लिए इंटीग्रल कर दिया। तो यहाँ से हम इसको dm को कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक ना, ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल M के इक्वल होगा। तो rcm को हम यहाँ पे 1/m इंटीग्रल r, ये वेक्टर है, ठीक है ना, r वेक्टर है, इसका i लिखने की जरूरत नहीं है, i डिस्क्रीट के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये r वेक्टर dm, तो यहाँ पे लिख लो नया, यदि निकाय सतत हो, ठीक है ना, यदि निकाय सतत हो उस पोजीशन में, जो स्थिति सदिश होगा वो ये होगा। और दूसरा इसको हम जो घटक है, ये जो घटक है, इन घटकों को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो ये घटक है HCl, इनको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, XDM, ठीक है ना, XDM 1/m इंटीग्रल YDM और ZCl इक्वल टू 1/m ZDM, ठीक है। तो यदि पिंड सतत हो
अर्थात बहुत सारे क्रमों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अनंत पिंड है, काउंट करने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसके लिए हम ZCM 1/m ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यदि डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को यदि हम डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें, डेंसिटी की फॉर्म में मतलब इसका यदि हमको मास ना पता हो कि यदि हमको इसका रो पता है, ठीक है ना, रो क्या होता है m/v, रो क्या होता है, रो घनत्व, घनत्व की बात यदि घनत्व की फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो रो इक्वल टू m/v होता है। तो इस संपूर्ण तो ये तो dm की बात करें तो इस अल्फ का जो मास होगा dm वो कितना होगा, रो, और इस अल्फ का जो आयतन है वो आयतन हमने dv मान लिया, तो रो dv, ठीक है। तो ये ठीक है ना, घनत्व के रूप में, घनत्व के रूप में, तो जो dm है ये रो, इसको हम dv, ये जहां ये रो है ये घनत्व है, ठीक है ना, मास घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व है ये m/v। इस पूरे पिंड का जो मास है वो तो m है, पूरे पिंड का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, आयतन, ये आयतन है, ये मास है, ठीक है ना, द्रव्यमान, पूरे पिंड का वॉल्यूम v है और ये मास m है, ओके। और रो जो है ये घनत्व है, ओके। और dv है ये आयतन अल्पांश है। ये जो हमने ये छोटा सा ये माना है टुकड़ा dm, इसका आयतन है dv, ओके। तो इस dv आयतन का जो dm है मास वो कितना होगा, रो dv, क्योंकि रो एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है, घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है, एकांक आयतन का द्रव्यमान, ओके। तो इसकी फॉर्म में हम RCM को 1/m इंटीग्रल, ये r, ठीक है ना, r मीटर, इसका r मीटर, और जो dm है, ठीक है ना, dm है, इसके लिए हम रो dv कर देंगे, तो dm रो dv, ओके। RCM को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। और यदि ये घटकों को लिखना चाहें तो घटक को भी हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, XCM इक्वल टू 1/m x रो dv, YCM इक्वल टू 1/m इंटीग्रल y रो dv, और ZCM इक्वल टू 1/m z रो dv, ठीक है। तो ये था आपका द्रव्यमान केंद्र। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसको एक बार पुनः देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।